हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में, यानी इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी मैप में जो भी नदियां हैं, नदी तंत्र है, उनके माध्यम से हम मैप के माध्यम से देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ पूर्ववर्ती अनुवर्ती जो भी नदियां इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये जो 5 नदियां हैं इनके अपवाह तंत्र में सहायक रूप है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नदी तंत्र को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि नदी तंत्र हमारे दो तरह से होते हैं। एक होती है उत्तर भारत की नदियां, एक होती है दक्षिण भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की नदियां क्या होती है, वर्ष पर्यंत होती है, यानी कभी न सूखने वाली नदियां जो उत्तर भारत की होती है। उत्तर भारत में चूंकि आप देखेंगे सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सब उत्तर भारत की नदियों के रूप में आती है। ठीक है, ये इसमें पानी हमेशा रहता है, वर्ष भर रहता है, क्योंकि ये हिम ग्लेशियर से निकलती हैं और कभी भी नहीं सूखती हैं। और वहीं पर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की ऐसी नदियां होती हैं जो बरसाती नदी होती है, यानी एक निश्चित समय के बाद बरसात का पानी समाप्त होने से उसके पानी का जलस्तर कम या सूख जाता है। ठीक है, ये दो तरह से नदियां होती हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर। उस नदियों में भी कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां क्या है कि हिमालय के उत्थान यानी हिमालय के जन्म लेने से पहले जो नदियां थी जिस अवस्था में, वह उसी अवस्था में आज भी, अर्थात अपने रास्ते में कोई चेंजिंग नहीं की, बल्कि गार्ज बनाकर उसी रास्ते से अपवाह तंत्र के रूप में बनती है, उसे पूर्ववर्ती नदियां। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पूर्ववर्ती क्या, अनुवर्ती क्या, परवर्ती क्या है। तो पूर्ववर्ती नदियों में से सिंधु हो गया, सतलज हो गया, गंगा हो गया, काली या सरजू हो गया, उसके बाद अरुण हो गया, अरुण यानी कोशी की सहायक नदी, उसके बाद तिस्ता हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ये जितनी भी नदियां हैं कौन सी है, पूर्ववर्ती नदी है। कौन कौन भाई, पूर्ववर्ती नदियां में चाहे सिंधु की बात करें, चाहे सतलज की बात करें, चाहे गंगा की बात करें, चाहे काली की बात करें, या ब्रह्मपुत्र की बात करें, चाहे तिस्ता की बात करें, जितनी भी नदियां सब क्या है, पूर्ववर्ती, अर्थात जो हिमालय के उत्थान के पहले जिस अवस्था में थी उसी स्थान में आज भी है। ठीक है, दूसरी बात क्या, अनुवर्ती, यानी ढलान जैसा रहेगा उस हिसाब से अपने अपवाह को बना लेंगे, ऐसी नदियों को कहते हैं अनुवर्ती नदी। जैसे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, ऐसी नदियां जो दक्षिण भारत में है, जो जैसे जैसे ढलान उस हिसाब से अपनी स्थिति बना लेती है। परवर्ती क्या है कि जो मुख्य नदियां हैं, जैसे भी ब्रह्मपुत्र की बात करें या गंगा की बात करें, तो उनकी जो मुख्य नदियां हैं उनमें जो सहायक नदियों के रूप में हो जाती है उसे हम कहते हैं परवर्ती। जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, सब क्या है, परवर्ती नदियां। ये तो हो गई हमारे नदी तंत्र को स्टार्ट करने की जो मूवमेंट है कि नदी किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है। ठीक है, अब आते हैं हम अपवाह तंत्र के, इसका भी सिंधु अपवाह तंत्र। तो सिंधु के अपवाह तंत्र में, जो कि हमको पहले से भी पता है कि सिंधु में कुल 5 सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल की बात करेंगे, सिंधु में जो मेन है, सिंधु मतलब इंडस। इंडस क्या है, इंडस का उत्पन्न यानी उत्पत्ति जो होती है वो खासकर कहाँ से होती है, बोखरचू से होती है। कहाँ से होती है, बोखरचू से होती है, और बोखरचू से होती है और इसी तिब्बत में, चूंकि जो तिब्बत का भाग है तो तिब्बत में ही इस पूरे सिंधु नदी को क्या करते हैं, सिंधी खंभान या लद्दाख का सिंह। बहुत बार क्वेश्चन है कि सिंधी खंभान तिब्बत में किस नदी को कहते हैं, लद्दाख का सिंह किसे कहते हैं, तो वास्तविकता किसको कहते हैं, इंडस को कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से निकलती थी यही पर तिब्बत में ही एक नदी आके इसमें मिलती है बाएं तरफ से। कहाँ से मिलती है, बाएं तरफ से, सुरु नदी। जस्ट इसको पार करते हुए जाते हैं तो जस्ट बाएं तरफ से आती है द्रास नदी। ठीक है, बाएं तरफ से कौन नदी है, सुरु नदी यहाँ हो गई, और यहाँ कौन सी नदी होगी उत्तराखंड के पास, द्रास नदी। फिर दाएं तरफ से आती है शोक नदी होगी, नुब्रा नदी हो गया, ऊपर से सिगार नदी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे गिलगिट की बात हो जाएगी, गिलगिट गार्ज बनाएंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा गहरा गार्ज जिसका हो जाता है। उसके बाद सीधे सीधे आती है सिंधु, और आपके पाकिस्तान होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसमें कौन कौन सी मुख्य सहायक नदियां हैं, तो सुरु नदी हो गई बाएं तरफ से, द्रास नदी हो गई बाएं तरफ से, बाकी सभी नदियां दाएं तरफ से। कौन कौन है, यहाँ पर आपने देखा कि शोक हो गया, या तो नुब्रा हो गया, सिगार हो गया। सिगार क्वेश्चन बहुत बार है कि सिगार नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी। उसके बाद गिलगिट नदी भी खास कर ये कहाँ है, पाकिस्तान के बाद आके मिलती है, जो सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे झेलम। झेलम बेरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बेरीनाग झील से निकलती है, और यह त्रिमु के पास आके चेनाब में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। यानी बेरीनाग झील से निकलने वाली झेलम नदी त्रिमु के पास चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, अब चेनाब नदी क्या बारालाचा दर्रा के पास निकलती है, और वहां से 2 नामों से जानी जाती है। उत्तराखंड में 2 नामों से जानी जाती है। कौन कौन, चंद्र और भागा। चंद्र भागा के नाम से जानी जाती है। चंद्र जो है बारालाचा दर्रे से, और जो भागा है सूर्य ताल से, यहाँ से निकलती, दोनों आके तांडी के पास मिलती हैं। चंद्र और भागा दोनों नदियां आगे कहाँ मिलती हैं, तांडी के पास मिलती हैं, और आगे बढ़ते हुए जाके कहाँ जाती हैं, यानी ब्यास को लेते हुए, ब्यास को समाहित करते हुए तेमू के पास मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे हम रावी की बात करेंगे तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है,
और रोहतांग दर्रे से निकलती है और किसको समाहित कर लेती है, चेनाब को समाहित कर लेती है। चेनाब नदी किस में जाती है भाई, रावी में, ठीक है। फिर लास्ट में इधर देखेंगे कि यहाँ पर ब्यास नदी है, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है और किस में समाहित हो जाती है, तो सतलज नदी में, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल से निकलती है और चूंकि तिब्बत में राकस ताल से निकलने वाली जो सतलज नदी है उसे कहते हैं लांगचेन खंभान। तो क्वेश्चन यहाँ से भी है कि लांगचेन खंभान किसे कहते हैं, तो सतलज नदी को कहते हैं, कहाँ कहते हैं, तो तिब्बत में। कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल। सतलज नदी यहाँ से निकलती है, चूंकि जो ब्यास कुंड यानी ब्यास कुंड से निकले जो ब्यास नदी है वह हरिके बैराज के पास इससे जाके समाहित हो जाती है, ठीक है। और ये अंततः जाके कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में समाहित होकर ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो ऊपर देखेंगे अब सिंधु हो गया, उसके बाद झेलम हो गया, दूसरे नंबर पे किससे मिल जाती है, चेनाब से। चेनाब मिल जाती है आपका रोहतांग दर्रे के पास निकलने वाली रावी नदी से। रावी नदी मिल जाती है सतलज में और यहाँ पर ब्यास भी मिल जाती है किसमें, सतलज में। और सतलज समाहित रूप से किसमें मिल जाती है, सिंधु में। और ये समाहित जो जल तंत्र है वो कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस तरह से इस पूरे पॉइंट्स को हमने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे पॉइंट से 5 नदियों में जो सहायक नदियां उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस सहायक इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें सिंध की बात। सिंध को इंडस भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है, क्योंकि एक समय था कि पहले सबसे लंबी नदी रहती थी भारत की, लेकिन हिमालय के उत्थान धीरे धीरे होने के कारण भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगी, गंगा होगी, ठीक है। लेकिन भारत में इसका पूरा लेंथ जो है 709 किलोमीटर है, किसका, सिंधु का, ठीक है। और लंबाई जो सबसे अधिक है इसकी, यानी लंबाई जो सबसे अधिक चौड़ाई कर सकते हैं तो केटू के पास है। तो पाकिस्तान में जल वृद्धि के कारण, यानी कहते हैं कि जब जैसे जैसे यह हिम ग्लेशियर के साथ बहती रहती है और जैसे जैसे हिम ग्लेशियर के पास बहती है उसको लेके चलती रहती है, तो जैसे पाकिस्तान के पास जाती है तो वहां पर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने से हिम ग्लेशियर का ज्यादा पिघला होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंधु नदी है उसके जलस्तर में वृद्धि मुख्यतः कहाँ होती है, तो जैसे पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो तापमान वृद्धि होने से उसमें जल के स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो आप देखेंगे तिब्बत यानी नेपाल, सॉरी चीन हो गया, उसके बाद भारत हो गया, उसके बाद पाकिस्तान, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन कभी कभी आता है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय नदी है, तो कौन है, यह नदी है। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु जल संधि जो एक हुई है खासकर पाकिस्तान और भारत को लेकर, ये कब हुई है, तो 19 सितंबर 1960। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को हुई थी। इसमें कहा गया कि पूरे सिंध का जो पानी है उसका 20% कौन प्रयोग करेगा, भारत यूज करेगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंस क्या होगी कि लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 709 किलोमीटर हो गया। ये पाकिस्तान के बाद थोड़ा चौड़ी हो जाती है और जल की जो वृद्धि होती है वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कब, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है, हिम ग्लेशियर बढ़ने लगता है, ठीक है, पिघलने। और एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और अंतर्राष्ट्रीय नदी के साथ साथ इसकी एक संधि हुई है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ हुई 19 सितंबर 1960 को। उसमें कहा गया कि भारत इसके पूरे जल का लगभग 20% यूज करेगा, ठीक है। इस तरह से सिंधु खत्म। दूसरा है झेलम या बितस्ता। झेलम नदी को ही हम क्या कहते हैं, बितस्ता नदी कहते हैं। इसकी कैसे इंपॉर्टेंट क्या है कि श्रीनगर हो गया, बुलर झील में प्रवेश करती, श्रीनगर से होके जाती, मुजफ्फराबाद से होके जाती है और साथ ही अनंतनाग या बारामूला के पास से नौका गमन होती है, अर्थात नाव भी चलाई जाती है, किस नदी में, झेलम नदी में। कहाँ पर, अनंतनाग और बारामूला के पास, ठीक है। अगली बात हम चिनाब की बात करेंगे, तो चिनाब को अस्किनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्किनी भी कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से आती है, चूंकि हमने पहले भी देखा, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें कई परियोजनाएं हैं, कौन कौन परियोजनाएं, सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, बगलियार हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, बगलियार, ये जो परियोजनाएं हैं किस नदी पर बनी है, तो चिनाब नदी पर बनी है, ठीक है। तो सलाल, दुलहस्ती, बगलियार परियोजना चिनाब नदी पर या अस्किनी नदी पर बनी है। चंद्रभागा नदी किसमें है, चिनाब या अस्किनी की सहायक, ठीक है। उसके बाद है रावी या परसड़ी या इरावदी। रावी का ही नाम परसड़ी भी है और उसका नाम इरावदी है। इसकी टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है, बस इससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं जानना है। अगला है ब्यास, विपाशा या अर्घिकिया, यानी ब्यास नदी को ही विपाशा कहते हैं और या अर्घिकिया कहते हैं, ठीक है। यह कुल्लू और मनाली नगरों से प्रभावित होती है, यानी कुल्लू और मनाली नगरों से प्रभावित होती है। साथ ही इसकी लंबाई 465 किलोमीटर होती है, ठीक है। और सबसे छोटी नदी कह सकते हैं, ब्यास सबसे छोटी नदी है लंबाई को लेकर। पंजाब में कपूरथला के पास अमृतसर जनपदों से प्रभावित होती है, ठीक है। साथ ही ये हरिके बैराज में सतलज नदी, यानी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया था ना कि हरिके बैराज में सतलज नदी से प्रभावित होती है, मिलती है, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे सतलज नदी। तो सतलज नदी की बात करेंगे तो ये सतलज या सताद्रु या तो सतद्री, ये सभी नाम से जाते हैं। तो पूर्ववर्ती नदी सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। ये आयु में हिमालय से पहले, अर्थात आयु में हिमालय से अधिक पुरानी है। ये कहने का मतलब है कि आयु में हिमालय से अधिक पुरानी है और इस पर एक योजना यानी परियोजना चलाई जाती है खासकर बिजली उत्पादन के लिए, कौन, भाखड़ा नांगल परियोजना।
यह रोपड़ या रूपनगर से होकर भी बहती है। इसकी टोटल लंबाई 1050 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। तो पुनः एक बार देख लेते हैं कि सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। ठीक है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गई ये हमने देख लिया। जो नदियों थी उनकी पूरी श्रेणी क्रम हमने देख ली, और साथ ही नदियों का क्या उत्तर भाग क्या, दक्षिण भाग क्या, कौन पूर्ववर्ती नदी है, कौन अनुवर्ती नदी है, और कौन परवर्ती नदी है। इस तरह से इस पूरे पॉइंट से हमने इस पूरे पॉइंट्स को देखा। और इस पूरे नदियों को श्रेणी क्रम में याद करने की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था, यहाँ पर SJCRBS। इसको याद करने का क्या था सारा ट्रिक है भाई। कभी कभी श्रेणी क्रम की बात आती है ऊपर से नीचे तक। तो यस से हो गया सिंधु, जे से हो गया झेलम, सी से हो गया चेनाब, आर से हो गया रावी, उसके बाद वी से हो गया व्यास, और यस से हो गया सतलज। ठीक है नी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो भी नदियां हैं इस पूरे नदियों का श्रेणी क्रम है। इस तरह से आप इस पूरे नदियों के श्रेणी क्रम को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।